तो पिछले जो कि तुम्हारा जो फिजिक्स का जो तुम्हारा क्लास है जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे डायमेंशन के बारे में पढ़े थे, जो तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है जो फिजिक्स का, जो कि तुम्हारा वर्चुअली फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें कि हम लोग मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं और यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें यूनिट के बारे में पहला लेक्चर में देखा था और फिर दूसरा लेक्चर में तुमको डायमेंशन और कैसे कैसे डायमेंशन फार्मूला निकालते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का देखा होगा तुम, फंडामेंटल का फिजिकल क्वांटिटी का और टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन देखे थे। और उसमें कुछ बताए थे कि एस शर्मा के बुक से तुम क्या कर सकते हो, उसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी डायमेंशन का निकाल सकते हो, या डायमेंशन का तुमको चाहिए क्वेश्चंस वगैरह डायमेंशन इसके लिए तो राइस्ट्रेल ऐप भी तुम डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उस पर भी क्वेश्चंस वगैरह सब सारे चैप्टर के मिल जाएंगे, तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के सब के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो, राइस्ट्रेल प्ले स्टोर से डाउनलोड का ऐप जो है डाउनलोड करके उसमें जो है लाइव क्लास, जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रहा है, डाउट क्लास, इन सब पर पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज जो है हम लोग ये सीखेंगे, तो आज पहले कुछ तो डायमेंशन, एक आध डायमेंशन देख लेते हैं, उसका डायमेंशन का यूज करने के लिए सीखेंगे, देखते हैं। तो कुछ डायमेंशन का देखते हैं, याद करते हैं। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसका जो फॉर्मूला होता है F = 6 पाई एटा VR। तो इसमें जो तुमको कुछ ये जो इसको m के से थोड़ा सा लंबा जो खींचे इसको हम लोग एटा पढ़ते हैं, ये तुमको रिप्रेजेंट करता है, ये तुमको यहाँ पे ये जो तुम्हारा क्वांटिटी है विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स हो गया, ये तुम्हारा 6 पाई तो तुम्हारा नंबर हो ही गया, और जो नंबर है डायमेंशनलेस याद होगा तुमको, तुमने बनाया भी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। V क्या होगा तुमको, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द लिक्विड, इन फ्लूइड। तो फ्लूइड के अंदर ही विस्कस फोर्स लगता है, जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो उसके कारण जो है तुमको जब ये जैसे फ्रिक्शन होता है ना तुमको विरोध करता है, उसी टाइप से है ये। रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ सॉलिड, ये स्फेरिकल हो तो रेडियस उसका सॉलिड का जो पार्टिकल है। तो ये विस्कस फोर्स होता है तुमको जब लिक्विड या गैस में कोई सॉलिड जब कि मूव कर रहा है तो वो जो है लिक्विड उसका क्या करता है, अपोज करता है, उस फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स। और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो ये जो तुम्हारा है कि एटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो खैर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दिए। तो डायमेंशन को जिससे कोई खास मतलब नहीं था, फार्मूला से मतलब होता है। डायमेंशन फार्मूला के आधार पर क्या कर लीजिए, बना लीजिए। तो एटा का डायमेंशन आपको निकालना है तो F/6 पाई VR। तो इसमें सबका डायमेंशन आई होप कि तुम्हें अभी प्रैक्टिस किया होता है याद होगा। ये फोर्स, विस्कस फोर्स या किसी भी प्रकार का फोर्स, उसका डायमेंशन क्या था, mL/T-2। 6 पाई इज ए नंबर विच इज डायमेंशनलेस। V is velocity, its dimension is L/T-1. Radius, it is a type of length. It is a type of length, hence its dimension will be L. And you can find out the dimension of coefficient of viscosity. So coefficient of viscosity eta equals to what? तो डायमेंशन ऑफ फोर्स mL/T-2, mL/T-2 बाय 6 पाई डायमेंशनलेस, ये हो गया L/T-1 इंटू L। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा mL-1 और T-1, mL-1 T-1, ये क्या हो गया तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। तो ये तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या निकल गया, तुम्हें डायमेंशन निकल गया। इसी तरह से एक क्वांटिटी का सरफेस टेंशन कुछ है, क्वांटिटी का और निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो डायमेंशन तो बहुत सा सीखा भी होगा, और जहाँ पे दिक्कत हो, जो भी तुम्हें समस्या आ रही हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसमें बताने की डायमेंशन हो या किसी भी चीज़ का सरफेस टेंशन। तो इसका फार्मूला पता होगा तो बन निकल जाएगा, सरफेस फोर्स बाय सरफेस लेंथ। तो सरफेस टेंशन को हम लोग ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, तुम जानो सरफेस फोर्स हो तो कोई भी फोर्स ही है, फोर्स का डायमेंशन mL/T-2 और सरफेस लेंथ है।
तो दैट्स इक्वल्स टू mt-2। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, सबका डायमेंशन, उसका फॉर्मूला पता हो तो तुम निकाल सकते हो। आई होप कि तुम और भी डायमेंशन वगैरह निकाल लोगे। तो ये पिछला का एक ढंग से जो पिछला जो क्लास था, जो स्टूडेंट नहीं किया था पिछला क्लास, तो उसमें जाकर के तुम जो है पिछला वीडियो को देख सकते हो, जो कि तुमको उपलब्ध होगा ऐप पर, तुम्हारा मिल जाएगा। उसमें सारे वीडियो सीक्वेंस में देखोगे, प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो उसमें तुम्हारा मिल जाएगा सारा वीडियो। तो ये तुम्हारा है, इस प्रकार से क्या निकाल सकते हो, इसका डायमेंशन निकाल सकते हो। तो अब आज का हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको जारे बना लो अपना, देखो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो इसको मिला दे हैं। तो तुम अब जो है आज का जो टॉपिक हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जिसको कह रहे थे कि ये यूज डायमेंशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो इसके क्या क्या यूज होते हैं। एक तो डायमेंशन के यूज हम लोग करते हैं कि किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में बदलना हो, उसमें काम कर सकते हैं, या किसी सिस्टम में आप यूनिट भी, इसका मेजर यूनिट भी निकाल सकते हैं। दूसरा यूज करते हैं हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने में। तीसरा होता है किसी फिजिकल इक्वेशन को चेक कर सकते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो ये सारे यूजेज हैं जो कि तुम देखोगे, तो एक एक करके इसको लेते हैं। यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसका यूज क्या होगा, यूजेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला यूज देखते हैं। डायमेंशन कैन बी यूज, डायमेंशन कैन बी यूज्ड to calculate unit of physical quantity, unit of physical quantity in any system of unit, in any system of unit, in any system of unit। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया फोर्स का डायमेंशन, तो डायमेंशन का जैसे कि तुम्हारा फोर्स का यूनिट तुम्हारे कहे जाए, या तुमको जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे थे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन, जिसका भी डायमेंशन आप जानते हैं उसके आधार पर क्या कर सकते हैं आप, उसका SI यूनिट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि फोर्स ही ले सबसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, एग्जाम्पल देते हैं, फॉर हटा दीजिए। चलिए एग्जाम्पल क्या होगा तुम्हें, फोर्स, इसका डायमेंशन निकाल भी लेते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स का क्या होगा, F हो गया इसका, और मास का क्या होता है m, और एक्सीलरेशन का LT-2। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू MLT-2। तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, देखो मीटर, m का क्या होगा, किलोग्राम होता है SI यूनिट, मास का किलोग्राम, L का क्या होगा मीटर, सेकेंड-2। तो इसको क्या कहते हैं, ये तुम्हारा यूनिट हो गया। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन, कैपिटल N इसका सिंबल होता है। जैसे मैंने कहा था कि कोई यूनिट अगर साइंटिस्ट के नाम पर हो तो उसका सिंबल कैपिटल है। तो इसका स्पेशल नेम दिया गया है, इस फिजिकल क्वांटिटी को एक स्पेशल नेम दे दिया गया है। अदरवाइज नहीं तो केजी मीटर सेकेंड-2 कहने में असुविधा होगी। तो न्यूटन के सम्मान में, ये ऑनर में तुमको इसको फोर्स के SI यूनिट को क्या कहा दिया गया है, फोर्स के SI यूनिट को न्यूटन कहा गया है। तो ये तुम समझ गया होगा। तो किसी भी क्वांटिटी का क्या कर सकते हैं हम यूनिट इसका निकाल सकते हैं, जिसका कि हमको, जैसे m का हो गया kg होगा, L है तो मीटर हो गया, तो है तो सेकंड हो जाएगा SI यूनिट, और CGS यूनिट कहेगा तो CGS यूनिट भी तुम निकाल सकते हो। CGS यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसी का CGS यूनिट भी लिख देते हैं, जैसे CGS यूनिट
ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा, एम का वहाँ पे ग्राम हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, लेंथ का सेंटीमीटर हो जाएगा और टाइम का सेकेंड माइनस 2। इट्स स्पेशल नेम इज डाइन, इट्स स्पेशल नेम इज डाइन। इसको क्या कहा जाता है, एक अलग से नाम दिया गया है इसको, डाइन, इसका नाम डाइन हो गया। तो अब तो डायमेंशन तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा यूनिट हो गया फिजिक्स, इसमें निकाल सकते हो किसी भी। तो अब तुम समझ गए डायमेंशन निकाल सकते हो तो यूनिट निकाल लेंगे, इसी एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो चलो, तो इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। इसका यूज तो समझ में आ गया, पहला यूज। दूसरा यूज लिखते हैं इसका। दूसरा यूज है कि डायमेंशन के हेल्प से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। दूसरा नंबर, with the help of dimension, with the help of dimension, the numerical value in one system of unit, in one system of unit is converted to other system of unit, other system of unit। तो एक सिस्टम को क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कैसे, जैसे कि एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, जैसे कि हम लोग लिखते हैं 5 किलोमीटर, तो 5 होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और किलोमीटर क्या यूनिट। द साइज ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यूनिट। एन प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/u, ये हो गया साइज ऑफ यूनिट, ये हो गया साइज ऑफ यूनिट, और एन हो गया तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एन प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, n/u। तो n इज इक्वल टू k/u, तो nu इज इक्वल टू k क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, ये k कांस्टेंट है, यानी nu इज इक्वल टू k हो गया, इट इज ए कांस्टेंट। तो तुम्हें क्या हो गया, ये कि न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारा है, तो इस आधार पर क्या कर सकते हैं, nu इक्वल टू k। तो अगर एक सिस्टम जैसे कि SI सिस्टम हो या CGS सिस्टम हो, उसमें अगर इसका वैल्यू n1 है, दूसरे सिस्टम, उस सिस्टम में u1 वैल्यू है, तो n1 u1 बराबर k और n2 u2 इक्वल टू k हो गया। तो एक तरह से क्या फार्मूला हो गया तुमको, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे साइज ऑफ यूनिट के इन्वर्सली, इसको जरा से देखते हैं। जैसे कहता है 5 किलोमीटर इक्वल टू 5000 मीटर, तो ये तुम्हारा 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है या किलोमीटर साइज ऑफ यूनिट है, 5000 मीटर। तो एक बात तो यहाँ देखते हो, n1 u1 बराबर n2 u2, n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू u1 साइज ऑफ यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया, n2 u2। तो ये तुम्हारा ऐसे भी लिखा हुआ है। तो ये जो तुम्हारा है, अब ये कह सकते हो कि जैसे जैसे आप देखिए साइज ऑफ यूनिट मतलब अगर बड़ा होगा आपका, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिक है छोटा हो, जैसे किलोमीटर बड़ा यूनिट है लेंथ का, तो उसका साइज न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 5 छोटा है। और जब वही उसी का छोटा यूनिट मीटर हमने यूज किया, न्यूमेरिकल बढ़ गया, तो जाहिर है कि एक बढ़ता है दूसरा क्या होता है, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक इंक्रीज करा था दूसरा डिक्रीज करा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, साइज ऑफ यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये बिल्कुल सिंपल सा लॉ हो गया कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसी के मदद से हम लोग चाहें तो जैसे फोर्स का तुम्हारा यहाँ लिखा हुआ है, फोर्स का जो वैल्यू है न्यूटन को हम लोग क्या में कन्वर्ट करें, डाइन में कर देते हैं। तो यहाँ n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो इसका नोट डाउन कर सकते हो। इसको मैं तो एक एग्जांपल दे देते हैं इस पर, तो इसको बोर्ड को साफ कर रहे हैं, तो इसको जाहिर है तुम नोट कर लो इसको। यूनिट यहाँ पे यूनिट निकालने के बताया और ये तुम्हारा यूनिट चल ही रहा है। तो n1 u1 इक्वल टू n2 के आधार पर एक एग्जांपल बताते हैं। तो ये तुम्हारा एक फार्मूला हो गया कि जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन नंबर दूसरा है, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं, देखो इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो रोक करके भी नोट डाउन करोगे।
और जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तुम्हें जो कि इस में बताए जा रहे हैं, तुम एस शर्मा के बुक से भी सॉल्व कर दो। जो पहला एक्सरसाइज है तुम्हारा, उसमें एक्सरसाइज पहले बना लो, एक्सरसाइज के बाद तुमको ऑब्जेक्टिव वगैरह भी उसमें जो दिया हुआ है उसके बाद बना सकते हो। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, सारे को डिस्कस कर हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन है यूनिट वगैरह चेंज करने के लिए दिए हुए हैं, वो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सभी तुम अपना सॉल्व करने का कोशिश करो, उसमें भी बनाया जा सकता है। तो ये जो वीडियो लेक्चर तैयार किए जा रहे हैं ये तुमको दोनों बुक को बनाने में तुम्हें मदद करेगा, और ये जो बेसिक कंसेप्ट है किसी भी एग्जाम में वो सारे जगह काम करेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा, मतलब एक क्वेश्चन देते हैं जिसके आधार पर बनाओगे। हाउ मेनी डाइन आर इन 1 न्यूटन। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? अभी तुमने देखा डाइन किसका सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स था। डाइन क्या होगा तुम्हें सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, और न्यूटन क्या है तुम्हारा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। ये सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, और ये क्या है तुम्हारा एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है। ये न्यूटन क्या है तुम्हारा न्यूटन एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। जाहिर है जो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है वो फोर्स है, तो इसका जो तुम्हारा जो कि ये सॉल्यूशन होगा इसको देखते हैं। तो हम लोग अभी जो सॉल्यूशन बनाए थे, तो फोर्स का पहले डायमेंशन निकाल लीजिए। जो फिजिकल क्वांटिटी फोर्स इन्वॉल्व है mLT-2। एसआई यूनिट को UN मान लेते हैं, एसआई यूनिट। तो m का kg हो गया, ये मीटर, और सेकेंड -2 हो गया। सीजीएस यूनिट लिख लेते हैं, सीजीएस यूनिट का सिंबल U2 लिखिए। दैट्स इक्वल टू यहाँ पे ग्राम हो गया, फिर क्या हो गया तुम्हारा सेंटीमीटर हो गया, और ये सेकेंड -2 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये फॉर्मूला था। तो तुम्हारा N1 इंटू kg मीटर सेकेंड -2 इक्वल N2 यू हैव टू कैलकुलेट कितना होगा डायनेमिक्स का वैल्यू। तो सीजीएस में यहाँ पे सेंटीमीटर इंटू सेकेंड -2, दोनों में सेकेंड -2 है जो तो हमारा कैंसिल आउट होने वाला है। तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू यहाँ क्या हो गया kg बाय ग्राम, और इधर क्या हो गया तुम्हारा फिर मीटर बाय सेंटीमीटर, और S-2 बाय S-2 जो कि तुम्हें क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो अब तुम्हारा क्या हो गया N2 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू क्या होगा तुमको 1000 ग्राम बाय ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर। दैट्स इक्वल टू कितना होगा 10 टू द पावर, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, 10 पावर 5। तो ये क्या हो जाएगा तुमको 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाउन। तो ये तुम्हारा क्या होगा इससे हम लोग कन्वर्ट कर दिए। एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा। तो तुम देखोगे कि एस शर्मा के बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है तुमको जो प्रेशर है तुम्हारा, एक कलकत्ता लेबोरेटरी में जो लिखा हुआ है तुम्हें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो तुम्हारा कलकत्ता लेबोरेटरी में किसी का जो है कि है हाइट ऑफ मरकरी कॉलम दैट इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी है। तो उसको कन्वर्ट करें क्या चीज में, उस प्रेशर को एसआई यूनिट में भी वैल्यू निकालने के कह रहा है। उसमें फॉर्मूला भी दिया हुआ है P बराबर रो जी एच। तो डेंसिटी होता है, रो क्या है डेंसिटी है। तो उस क्वेश्चन में तुमको उसके मैं हिंट कर दे रहा हूं मैं। तो जो तुम्हारा दिया हुआ है तो डेंसिटी किसका दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। तो एक उसमें वर्ड यूज किया रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो मरकरी का 13.6 दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा डेंसिटी ऑफ मरकरी, डेंसिटी ऑफ मरकरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो इससे क्या निकल जाएगा तुम्हारा रो इक्वल्स रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है 13.6 इंटू 1000। ये किसका निकल गया, रो निकल गया डेंसिटी मरकरी, इसको डेंसिटी का सिंबल होता है ये, डेंसिटी का ये क्या होगा तुम्हारा सिंबल होगा, डेंसिटी निकल गया इसको। और तुम्हारा P इज इक्वल टू रो जी एच दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा जैसे कि ये एसआई यूनिट में इसका वैल्यू हो गया, दैट इज डेंसिटी क्या होगा तुम्हारा 13.6 इंटू 1000 इंटू एसआई यूनिट में इसका वैल्यू 9.8 हो गया। और हाइट ऑफ कॉलम जो तुम्हें सेंटीमीटर दिया उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा 1 इंटू 10 पावर 5 के आसपास आ जाएगा तुमको। ये तुम्हारा न्यूटन पास्कल में तुम्हारा इसका एसआई यूनिट में आ जाएगा। ये पास्कल भी इसका एसआई यूनिट होता है प्रेशर का। तो इस तरह से कैलकुलेट
या और इसके अलावा ये जो इस पार्ट का बनाने के बाद तुम ये एस जो क्वेश्चन ये तुम्हारा है जिसमें हिंट दिया जा रहा है, हिंट फॉर ये क्वेश्चन जिसमें कलकत्ता लेबोरेटरी में किसी बैरोमीटर का क्या दिया हुआ है, रीडिंग दिया हुआ है, उसका प्रेशर निकल गया। अब इसका प्रेशर का डायमेंशन निकाल के इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर दो, तो तुम्हारा ये हिंट हो गया, तुम्हारा हिंट फॉर द क्वेश्चन, जो कि तुमको बहुत से स्टूडेंट से नहीं बनता अक्सर, क्योंकि इसमें एक रिलेटिव डेंसिटी का मदद लेना पड़ता है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मर्करी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये नया चीज आ जाता है, तो यहाँ डेंसिटी निकाल लिए और फिर पी बराबर रो जी फार्मूला तुम्हारी किताब में भी दिया हुआ है वहां पर, तो ये तुम्हारा हिंट के रूप में काम करेगा, जिसकी मदद से तुम क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है शर्मा के बुक में तुम्हारा बीच में दिया हुआ है उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा होगा करीब करीब 19 नंबर में होना चाहिए, मुझे तो याद नहीं है ठीक से, तो 19 नंबर जो कि है तुम्हारा शर्मा की बुक में, उस क्वेश्चन में तुम बना लोगे, जो कि कलकत्ता लेबोरेटरी में उसका दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा। और इस यहाँ इतना बनाने के बाद क्या करोगे, यहाँ प्रेशर का क्या निकालो, जैसे अभी निकाले फोर्स का निकाले, फोर्स प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, ml -1 t -2 तुम्हारा डायमेंशन आ जाएगा, सीरियस यूनिट असाइन लिखो, n1 u1 बराबर n2 n1 का वैल्यू वहां हो गया, n2 का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा। आई होप कि समझ गया होगा, इसको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेगा, तो इसमें तुम्हें हिंट भी मिल गया। तो एक एग्जांपल हो गया तुम्हारा, दूसरा यूज हो गया, उसका दो यूज हो गए। अब हम लोग तीसरा यूज में आते हैं, इसको रोक करके लिख भी सकते हो, वीडियो को अपना देख लो, अपना करने का कोशिश करो खुद से, और उसको बना लो, जो क्वेश्चन में हिंट दिए उसका देख लो क्वेश्चन, या जब बनाओगे तो हिंट फिर से, अगर नहीं बनेगा तो वीडियो को देख लेना फिर से रिवाइंड करके। तो अब दो यूज हो गया तुम्हारा डायमेंशन का, तीसरा यूज पर आते हैं हम लोग। तो सबका कुछ एक एग्जांपल दे देते हैं, उसका तुमको जो क्वेश्चन तुम जो बनाओगे बुक से, एस्टेमा के बुक से भी या किसी बुक से, तो उसमें तुमको जहां भी दिक्कत होगी, ऑब्जेक्टिव्स हो या जो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर हैं या तुमको एक्सरसाइज हैं, सारे चैप्टर्स के, तुम कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। तुम्हें अगर परेशानी हो रही है बनाने में, फिजिक्स में अक्सर लोगों को बहुत सी कंसेप्ट में दिक्कत होती है आगे जाके, तो तुम हमसे पर्सनल जी अपना मदद ले सकते हो, जो कि तुम्हें राइस ट्यूटोरियल के ऐप पर तुम्हारे पास वो उसमें सारे जो है कांटेक्ट के सारे दिए हुए हैं, ईमेल हो या फोन नंबर हो, सारी चीज मिल जाएगी। तो ठीक है, तो यहां से देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, डायमेंशन विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन द रिलेशन बिटवीन different physical quantity can be established, relation between different physical quantities can be established। तो रिलेशनशिप क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में स्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे तुम भी देखोगे, एक तुम्हारा क्वेश्चन जो अभी जो तुमने देखा था, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किस पर डिपेंड करता हो, किसी भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, उसके बीच में रिलेशन निकालता है। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा ही इसको सॉल्व करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, कैसे डिराइव करेंगे, द टाइम पीरियड of pendulum T depends upon its length L and acceleration ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो ये जो तुम्हारा है, अब कैसे स्टेब्लिश करेंगे, देखो इसका जो रूल में, इसी रूल से समझते जाओ। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ पे डिपेंड किया, तो इस पर एल पे ए पावर दीजिए और जी पर बी पावर दीजिए। जैसे कैसे डायमेंशन मेरी हेल्प करेगा, तो देखिए प्रोसेस से देखिए। तो कोई भी जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी, जो तीन फिजिकल क्वांटिटी के बीच में यहाँ 4 रहता, तो इस पर एक और फिजिकल क्वांटिटी आप सी पावर कर देते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जो डिपेंड करता है, वो इस पर इसके डिफरेंट पावर्स आप डालते जाइए। एबीसी अपने मन से पावर डालिए, और इस पावर का एबीसी का वैल्यू आगे हम निकाल लेंगे, बस मेरा रिलेशनशिप क्या आ जाएगा। तो प्रोसेस तुम्हें कुछ माइंड में आया होगा, और बाकी देखो आगे बना रहे हैं। तो T इक्वल्स टू, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ गया K, L पावर A, G पर पावर B हो गया। अब यहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ राइटिंग डायमेंशन इन बोथ साइड,
दोनों इक्वेशन दोनों साइड क्या कीजिए, इसका डायमेंशन लिखिए, राइटिंग डायमेंशन, राइटिंग डायमेंशन। तो t का डायमेंशन क्या हो गया, t हो गया, और k तो डायमेंशन लेस हो गया, और l पर पावर क्या होगा तुम्हें, a हो गया, और इसका क्या हो गया, lt माइनस 2 पर पावर क्या हो गया, b हो गया। तो t इक्वल्स टू l पर पावर a इंटू एल पर पावर b इंटू टी टू द पावर माइनस 2b। तो यहाँ पर क्या है तुम्हें, t इक्वल्स टू टी पर पावर तो माइनस 2b है, और l टू द पावर क्या है, a प्लस बी, इक्वेटिंग द डायमेंशन बोथ साइड। तो यहाँ पर इधर, अब इसको यहाँ से लिखते हैं, इधर आते हैं, इक्वेटिंग द डायमेंशन बोथ साइड। चलिए यहाँ पर लाइन दे दीजिए, इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, दोनों साइड के डायमेंशन को इक्वेट कीजिए। जैसे पहले टाइम का कर लेते हैं, तो टाइम का राइट लेफ्ट साइड में कितना, नहीं कुछ पावर तो 1 है, राइट साइड में कितना, माइनस 2b है। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल्स टू माइनस हाफ हो गया तुम्हें। देखो यहाँ पर टाइम क्या था, t का देख लो, यहाँ डायमेंशन t पर कितना पावर है, वहाँ पर 1 है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कितना है, माइनस 2b, तो ये से t निकल गया। अब किसका इक्वेट करते हैं, लेंथ का। तो लेंथ में अगर कुछ भी नहीं है, l है ही नहीं, तो l को 0 पावर है, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, इधर a प्लस b है तुम्हें, तो 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस b। तो a और b का वैल्यू कितना है, प्लस हाफ आया है, b का वैल्यू आया है माइनस हाफ, b का वैल्यू आ गया, दैट इज इक्वल टू तुम्हारा क्या कहते हैं, और ये हो गया तुम्हारा माइनस हाफ हो गया। तो b का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो a इधर जाएगा, क्या होगा तुम्हारा, a इक्वल टू प्लस हाफ हो गया, a का वैल्यू हाफ आ गया। तो तुम्हारा दोनों का वैल्यू निकल गया, a b का अननोन का। तो अब हम लोग जा रहे हैं कि हमारा क्या आया था यहाँ पर, जो t इज इक्वल टू k पुटिंग द डायमेंशन, हेंस t इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, a b का वैल्यू आ गया। यहाँ पर क्या होगा, k l पर पावर a है, a की जगह पर हाफ लिखिए, और g पर पावर क्या है तुम्हारा, b है, दैट इज माइनस हाफ। तो क्या होगा तुम्हारा जो फार्मूला हो गया, k l हाफ पावर हो गया, l पर पावर l बाई जी टू द पावर हाफ, और हाफ पावर क्या हम लोग स्क्वायर रूट भी लिखते हैं हाफ पावर को। तो ये हमारा ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया हमारा ये। और k का डायमेंशन से नहीं निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ k कैन नॉट बी फाइंड आउट, ये एक्सपेरिमेंट से निकालेगा। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k इक्वल्स टू 2 पाया। तो ये डायमेंशन के लिमिटेशन है कि आप k का वैल्यू डायमेंशन के हेल्प से नहीं निकाल सकते हैं, इट इज ए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। तो क्या किया हमने, पहले एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जो अन्य फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, क्या करेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डिफरेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डिफरेंट पावर्स के क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल कर दिया हमने। जैसे यहाँ पर t डिपेंड करता है किस पर, लेंथ पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो t ऊपर क्या करें, t प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिख दिया, t प्रोपोर्शनल टू लिख दिया हमने, l उस पर पावर कुछ a मान लिया हमने, g पर पावर b मान लिया, अगर तीसरा होता तो उस पर c भी मानते आप, या जो क्वेश्चन के मुताबिक। उसके बाद प्रोपोर्शनल को हटाए क्या क्या लिए, k लाए, फिर दोनों का क्या लिखा गया, सब तो दोनों तरफ का डायमेंशन लिखा गया तुमको, डायमेंशन के दोनों, और डायमेंशन निकालने के बाद क्या किया, दोनों का पावर डायमेंशन को जो एक जगह पावर को एक जगह कर लिया गया, और दोनों ओर के डायमेंशन को क्या किया, पहले एक बार t का डायमेंशन को इक्वेट किया गया, जिससे कि हमको b का वैल्यू आ गया, फिर l का इक्वेट किया, जो कि लेफ्ट साइड में नहीं था, l तो 0 था पावर, तो वहां से a का वैल्यू आ गया। और इस प्रकार से क्या हो गया, फिर t बराबर k, l पावर हाफ में l पावर क्या हो गया, a का वैल्यू हाफ रख दिया गया, b का वैल्यू कितना, माइनस हाफ, और माइनस हाफ है तो नीचे आ गया, बजा के प्लस हाफ हो गया, और हाफ पावर क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं। तो इस तरह से क्या निकल गया, ये निकल गया। लेकिन k का वैल्यू जो है हम लोग डायमेंशन के मेथड से नहीं निकाल सकते, इट इज ए लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन इक्वेशन। तो इस तरह से कोई भी तुमको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, तुम एक क्वेश्चन में तुम जब बनाओगे, ऐसे मार्क बुक में दिया हुआ इस पर, ये इस जो एप्लीकेशन मैंने तीसरा बताया इस पर, उसमें एक गौर करोगे जो कि स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन तुमको टेंशन। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन टेंशन एंड मास पर यूनिट लेंथ कहा गया है। तो ये जो तुम स्टूडेंट को अक्सर इस तरह इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होती है कि m को मास, ये लिखा गया मास पर यूनिट लेंथ। एक मैं क्वेश्चन में हिंट कर रहा हूं जहां पर कि स्टूडेंट फंसते हैं अक्सर, तो मैं उसको हिंट करता हूं। तो जाहिर है कि फ्रीक्वेंसी का तुमको डायमेंशन तो पता होगा, k f पर पावर a हो गया। ऐसे के बुक का तुम्हें जो ये है तुमको जो क्वेश्चन जिसमें कि तुम्हें कोई दिक्कत होगी, मैं उस पर हिंट कर दे रहा हूं तुम्हें।
हिंट कर रहा हूं, तुम खुद बना लोगे। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन तो पता होगा, यहाँ पे डायमेंशन उसके बाद लिखते हैं, देखो यहाँ स्टेप तुम्हारा है, डायमेंशन लिख देंगे तो फ्रीक्वेंसी के बराबर 1 बाय टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी को t पावर -1 लिखोगे। और यहाँ पर क्या होगा, k तो डायमेंशन लेस होगा तो उसका डायमेंशन नहीं आएगा। उसका क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन तो जानते ही होगे तुमको, क्या होगा ml/t-2। तो जो गलती जहां पे करते हैं दैट इज, ये तो फोर्स का डायमेंशन में गलती नहीं करेगा, मेन गलती यहां पता मास पर यूनिट लेंथ है, मास बाय लेंथ है ये। तो जो लोग इसको m अक्सर लिखते हैं स्टूडेंट, लेकिन इसको लिखना चाहिए ml-1 दैट्स इक्वल टू पावर b। तो ये जो तुमको है, ये जो हिंट है तुम्हारा, ये तुमको अब काम कर जाए। अब तुम क्या करोगे, सबका पावर को इक्वेट करके तुम अपना क्वेश्चन बना दो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही ये चीज में मिस्टेक करते हैं। जो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक एस्टेमा के बुक का मैंने हिंट किया, एक जो पहले पिछले में एग्जांपल में भी किया था, तो उसमें भी तुमको जिसमें स्टूडेंट फंसते, जिसमें ज़्यादा एरर गलती होती है स्टूडेंट से, वो मैंने हिंट कर दिया। और इसके बाद क्या करोगे, अब पावर को तुम इक्वेट करके तुम क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। आई होप कि पूरा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होता स्टूडेंट को, स्टूडेंट को हेल्प मिल गया, वो अपना खुद से बनाए। और उम्मीद है और जहां पर मैंने कहा जहां पर दिक्कत होगी तो मैं उसके मदद के लिए तुम जो है पर्सनली हमसे बात कर सकते हो, और मदद अब दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा जो डिफिकल्टी का पॉइंट था कि मास को क्या करता है स्टूडेंट, m लिखता है, जो कि तुम्हें, जबकि मास पर लेंथ मास बाय लेंथ है वो, तो मास बाय लेंथ है तो उसको क्या लिखना चाहिए, ml-1। तो आई होप कि ये तुम्हारा क्या कर जाएगा, ये काम कर जाएगा तुम्हें हिंट, जो कि एस्ट्रोनॉमी के बुक में तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, ये सब नंबर में कहीं पे दिया हुआ है तुमको, तो वो देख लोगे। तो आई होप कि इस एप्लीकेशन में और भी कोई एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के बहुत से क्वेश्चन हैं, तो उसको भी सॉल्व करोगे अपनी बुक में, तो इसको मिटाते रहें। एक और तुमको इसका यूज है डायमेंशन का, जो कि तुम्हारा लास्ट यूज होगा, डायमेंशन का लास्ट यूज होगा तुम्हारा। इसको तो जाहिर हिंट भी दे दिए, उसमें क्वेश्चन में ध्यान रखोगे तुमको हिंट काम कर जाएगा। तो एक चौथा जो यूज तुम्हारा बचा, जो चौथा यूज और अंतिम एप्लीकेशन होगा ये तुम्हारा, फोर्थ यूज है कि with the help of dimension we can check the correctness of equation. With the help of dimension, correctness of an equation can be checked. Correctness of equation can be checked. जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, क्या ये इक्वेशन सही है या नहीं, डायमेंशनली यू हैव टू चेक, डायमेंशनली चेक कीजिए। तो यहाँ पे 3 टर्म है, s, ut एंड हाफ एट स्क्वायर। एवरी टर्म, इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट, देन ईच टर्म ऑफ द इक्वेशन शुड हैव सेम डायमेंशन। तो मैंने कहा कि इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, देन ईच टर्म, it means one term is s, second term is ut, third term is half at square. Both the 3 terms should have the same dimension. Then I can write dimension of s, that's equals to l, length. Dimension of ut, u क्या है तुम्हारा यहाँ पर, u is velocity, lt minus 1 इंटू टी, तो टी पर -1, टी पर -1 प्लस 1 कट के क्या होगा, 0 हो गया, तो एल हो गया। उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, हाफ इज क्या है तुमको, डायमेंशनलेस नंबर, ये क्या होगा, एल टी -2 इंटू टी स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू एल। तो ईच टर्म हैज सेम डायमेंशन, सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ईच टर्म हैज same dimension, so the equation is dimensionally correct. So the equation is dimensionally करेक्ट। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा क्योंकि सब सारे टर्म के डायमेंशन क्या है आपके सेम है। अगर सारे टर्म के डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी नहीं करेक्ट।
जैसे कि तुमको अगर कोई यहाँ से एस बार यूटी प्लस हाफ जो तुम पढ़ना 9th क्लास में भी पढ़ा ही होगा, तो ये तुमको जो देखा होगा एस बार यूटी प्लस हाफ, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या हो सकता है, नोट है तुम्हारा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। मे बी इनकरेक्ट का मतलब मे बी करेक्ट भी हो सकता है ये। तो ये कैसे हो सकता है, देखिए जैसे कि मैंने कहा एस बार यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ को कोई हटा दे, कोई डायमेंशन नंबर, डायमेंशनलेस नंबर हाफ हटा दिया, तभी तो आप उसे चेक करेंगे तो सही ही पाएंगे, लेकिन एक्चुअली में तो वो इक्वेशन रॉन्ग होगा। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के बारे में नहीं पता चलता, इसलिए डायमेंशनलेस जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है वो क्या होगा तुम्हारा, ये जरूरी नहीं वो सही ही होगा, सही हो सकता है, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट। But dimensionally incorrect equation is always incorrect, but dimensionally correct equation may be correct or may be incorrect, because dimensionless number is or quantity cannot be predicted, cannot be checked with the help of dimension formula. Hence the equation which is dimensionally correct may be correct or may be incorrect, but dimensionally incorrect equation should be incorrect. If the equation is dimensionally incorrect, then that equation must be incorrect. तो ये समझ में आ गया होगा। एक क्वांटिटी कुछ जो है अक्सर आते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी को क्या हो सकता है, एक और जो लाइंस हम लोग लिखते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी में हैव यूनिट, जैसे इसका एग्जांपल होता है तुम्हारा क्या कहते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have unit, डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्या होता है, यूनिट हो सकता है, बट यूनिटलेस क्वांटिटी must be dimensionless, डायमेंशनलेस। तो ये सब तुमको ऑब्जेक्टिव्स में काम करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव है सिग्मा के, उस समय तुम्हें काम करेंगे या कहीं से बनाओगे। तो क्या मैंने कहा कि जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी जैसे ये एंगल जैसे एग्जांपल में के रूप में है, थीटा को कोई डायमेंशन नहीं था, जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाए हुए थे, थीटा एल बार एल पावर 0 हो गया, तो बट इट हैज यूनिट रेडियन, या तुमको सॉलिड एंगल है तो दैट इज इक्वल टू एरिया बाय आर स्क्वायर, तो एरिया का भी एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, वो भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो वो बट इट हैज रेडियन और स्टेरेडियन रेस्पेक्टिवली, दे हैव यूनिट। लेकिन अगर किसी को यूनिट लेस है कोई क्वांटिटी तो उसका डायमेंशन लेस होगा, उसको जो अगर ये उल्टा सही है, यूनिट नहीं है तो उसे डायमेंशन भी नहीं होगा। तो ये तुमको 2-3 मैंने लाइंस लिखा, डायमेंशन लेस जो क्वांटिटी है वो यूनिट हो सकता है, उसे मे बी यूनिट, बट यूनिटलेस क्वांटिटी मस्ट बी डायमेंशनलेस। और फिजिकली जो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट और इनकरेक्ट, बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। तो ये जो 2-3 लाइंस हैं इसको ध्यान रखिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से बनाइए। अब किसी भी जो तुमको कोई भी क्वांटिटी जो कि हम लोग जो MLT इसे को बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, या फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी, तो किसी भी चीज का डायमेंशन जो होता है इसमें जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होता है। तो ये जो m पर पावर 0 है इसमें, तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो सकता है, किसी बेस यूनिट में 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, जैसे कि वेलोसिटी है तो LT-1 आप लिखते हैं, m पर पावर 0 लिख रहे हैं, एक बेस क्वांटिटी में इस पर पावर क्या हो गया, 0 हो सकता है। तो 0 भी किसी बेस क्वांटिटी में उसका डायमेंशन 0 भी हो सकता है, और किसी में 0 नहीं भी हो सकता है। तो कोई आवश्यक नहीं कि हमेशा नॉन जीरो ही होगा। तो इन सब लाइंस के आधार पर तुम जो ऑब्जेक्टिव 2 वगैरह में देखोगे जिसमें मोर देन 1 चॉइस करेक्ट होता है, उसको भी बनाने की कोशिश करोगे। इफ यू हैव एनी डाउट you can contact to me with the help of Rise Tutorial app. So now the class is over. आई होप कि तुम लोग क्वेश्चन इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। शर्मा के बुक से जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है सारे बना लो, और एनसीईआरटी बुक में भी तुम कुछ बनाओगे, उसमें जो क्वेश्चन यूनिट वगैरह बदलने के लिए है उसमें कुछ दिए हुए हैं। जैसे उसका जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि आगे के जो लेक्चर्स हैं, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ एनसीईआरटी बुक के मुताबिक अब जो है तुमको जिसमें जो लेक्चर्स में बचे हुए, जैसे यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसमें जो दिया हुआ तुम्हारा जो अगला सिलेबस कवर किया जाएगा, जिसमें कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, टाइम, इन सबों की चर्चा की गई है। उसमें एरर
उसमें जो एरर एनालिसिस है तुम्हारा, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, इन सबों की चर्चा आगे आने वाले में लेक्चर्स में होगी। तो तुम्हारा सिलेबस एनसीईआरटी बुक के आधार पर भी कवर किया जाएगा और तुमको दोनों एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी बनाओगे और एससी वर्मा में भी तुम बनाओगे। तो एससी वर्मा का जो तुम्हारा चैप्टर है, इसना के बाद तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो तुम बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो इस लेक्चर के बाद। इसको पूरा बना लो एक्सरसाइज, फिर आगे का तुम्हारा जो लेक्चर आएगा जिसमें कि एनसीईआरटी बुक में तुम्हें जो है बाकी बचे हुए, और एससी वर्मा में वो जो टॉपिक है अगले चैप्टर में कवर किया गया है जो कि तुम्हारा है, लेकिन जो चैप्टर जो लेक्चर का जो नंबर होगा वो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक के मुताबिक ही दिया जाएगा। तो अगला जो तुम्हारा लेक्चर होगा जो कि तुम्हारा एससी वर्मा का ये जो एक्सरसाइज 1 है जो कि तुम्हारा है वो पूरी तरह बनाया जा सकता है इसके आधार पर, और जहां भी दिक्कत हो तुम हमसे कांटेक्ट करो। तो इसी के साथ वीडियो को क्या करें, समाप्त करें लेक्चर को। ठीक है।